नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में। मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे सबसे पहले दंगों की दोबारा जांच नहीं। संभल में 1978 में हुए दंगे की फाइल फिर खोलने की खबरों पर पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई ने कहा है कि दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी, केवल शासन द्वारा मांगी गई जानकारी को एकत्रित किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि स्थानीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने 17 दिसंबर को एक पत्र लिखकर 1978 में हुए दंगों का मुद्दा उठाया था। इसके बाद शासन ने इस संबंध में आख्या मांगी है। पुलिस द्वारा दंगों से जुड़ी सूचनाएं और तथ्य जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि दिसंबर 2024 में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगे पर वक्तव्य दिया था। इसके बाद से इस दिशा में काम तेज हो गया था। इधर आया था कि इधर वाला दिन हमें रोका था। एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। सर, अगर शासन मांग रहा है तो इसका मतलब ये तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार संभल दंगों की 1978 की जाँच करा सकती है। श्रीचंद शर्मा जी द्वारा 115 रूल के अंतर्गत जो जांच के संबंध में आख्या मांगी गई है, उस आख्या के लिए जो सूचना है वो संकलित करके वापस शासन को भेजी जाएगी। जिस तरह से संभल में शाही जुमा मस्जिद को लेकर सर्वे के दौरान जिस तरह हिंसा हुई थी और हिंसा की बात लगातार उसी दिन से लेकर संभल की मुश्किलें बढ़ती हुई चली आ रही हैं और लगातार थमने का नाम ले रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक लेटर संभल के जिला प्रशासन को भेजा गया है। उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जिस तरह से संभल में 1978 में जो दंगा हुआ था, वो दंगा में मुस्लिम पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया है कि जिस तरह से मुसलमानों ने हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया था, जिंदा जलाया था और उनको पलायन करने से मजबूर कर दिया गया था, उसको लेकर एक लेटर जिला प्रशासन को शासन ने भेजा है और लेटर के आधार पर जिले के एसपी के बिश्नोई ने 8 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजने के जो लेटर में बताया गया है, तो वो आज जो है जिला पुलिस अधीक्षक ने लेटर के माध्यम से टीम गठित कर दी गई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या है उसके तथ्य, किस तरह पर जो है संभल में हिंसा हुई थी और हिंसा की वजह क्या थी, पूरी बारीकी से जो टीम है वो जांच कर रही है और जांच की रिपोर्ट जो है 8 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। कैमरामैन आकिब अली के साथ रहीस अलवी, के न्यूज इंडिया संभल। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। एक भ्रामक सूचना इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस अलवी जी, जैसा कि 1978 में हुए दंगे की फाइल फिर से खोलने पर पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। के बिश्नोई का बयान आ रहा है कि ये सारी चीजें अफवाहें हैं, सिर्फ जांच की जा रही है। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का भी इस बीच बयान आया इस मुद्दे को लेकर। उनका कहना है कि बहुत कुछ छिपाया गया था, संभल में छुपी चीजें थी, इतिहास के पन्ने फिर से खुल रहे हैं। रईस अलवी जी।
देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा जिस तरह से संभल में एसपी साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। ये सोशल मीडिया पर 1978 के दंगे की जो जांच वाली ये खबर चल रही है, वो भ्रामक खबर है। उसको पूरी तरह से नकार दिया गया है उस खबर को लेकर। उस खबर पर ये भी बताया गया है कि जो झूठी अफवाह है, इस अफवाह पर ध्यान न दिया जाए और इस तरह की कोई भी जांच नहीं चल रही है। लेकिन जिलाधिकारी ने इस मामले को एडीएम और एएसपी श्री चंद्र की भी जो टीम है वो भी गठित की गई है जांच के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामला जो है चल रहा है। तो बताया ये भी जाता है कि एक एमएलसी है श्री चंद्र शर्मा, जिन्होंने 17 नवंबर शासन को पत्र लिखकर बताया गया था कि 1978 में दंगे की सूचना संकलित करने का प्रस्ताव दिया था। ये खबर सोशल मीडिया पर फैल रही थी। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए संभल के एसपी साहब ने इस खबर को झूठा बताते हुए मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान साफ मना कर दिया और उन्होंने अपनी बातों कहा कि जिस तरह की खबर, ऐसी कोई खबर नहीं है और ना ही कोई हमारे द्वारा कोई खबर जो है चलाई जा रही है। और जो भी खबर इसको देखा, इस पर ध्यान न दिया जाए। ये खबर बिल्कुल फर्जी है और इसको बिल्कुल नकार दिया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रईस अलवी जी। हम बात कर रहे थे संभल की, जहां अब बात करेंगे बेटी के संगीन आरोप, रिश्तों पर कलंक। खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां बरेला थाना क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल पीड़िता नाबालिग बेटी ने मां और मामा पर देह व्यापार करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। लड़की ने दावा किया है कि मकान में किराए पर रहने वाले चाचा चाची ने जानकारी पाकर आपत्ति जताई। इससे क्षुब्ध होकर आरोपियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अरे हाँ, 14 साल से परेशान हूँ अपनी पत्नी से। 2 साल भर सही रही है मेरे साथ में। उसके बाद जो घर से पैर निकले हैं, इस लड़के के साथ घूमना, उसके साथ घूमना, ऐसे करके कम से कम 4 हो गए उसके। उससे परेशान होकर मैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता मेरा, भाई उससे बात मत कर, उससे मत मिल। मेरी झूठी रिपोर्ट थाने में डाल दी थी कि दारू पीता है, आदमी मारता है। ऐसे करके मेरे को भाई से पटवा दी थी अपनी। ऐसा कर करके डर के मैं सर 2 साल पहले मैं घर से बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद मैंने कहा चलो सुकून तो रहेगा। बिटिया उसके पास थी। फिर मुझे जानकारी लगी कि मेरी बिटिया के साथ वो गलत कर रही है। मेरे घर में मेरी छोटी बहन जैसी किराया जा रहे हैं, मुझे बताया। मेरी मम्मी और मेरे मामा दोनों गलत काम करने के लिए मुझे फोर्स करते हैं। जब बरेला पे रहते थे तो दोनों ने बहुत कोशिश की गलत काम कराने के लिए और मैंने मना किया करने से, तो वो मुझे मारते पीटते थे और मारने की धमकी देते थे। फिर मैंने मेरे बाजू में जो किराएदार रहते हैं चाचा चाची, मैंने उनसे ये बात बताई तो उनने मेरे पापा को यहाँ बुलवाया बरेला पे। मेरे पापा रहते नहीं थे मेरे साथ, मतलब 2-3 साल से वो गायब थे। तो वो यहाँ आए। जब वो यहाँ आए तो फिर मम्मी मेरी मेरे को लेके चली गई बिलहरी। तो मम्मी मामा ने फिर से फोर्स किया कि इस गलत काम करने के लिए, लेकिन मैं इस पर नहीं उतरी। तो फिर मम्मी मामा ने मुझे बहुत मारा। ये बरेला से एक आवेदन आया था, शिकायत आई थी 7/1/25 को। इसमें एक लड़की ने अपने मामा जी और मदर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट दिया है। इसका जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमने बरेला थाने को भेज दिया गया है। इसमें शीघ्र ही दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हो जाएगी। अरे हाँ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह, जैसा कि नाबालिग बच्चे का एक मामला सामने आ रहा है जिसमें नाबालिग ने अपनी मां और मामा के ऊपर आरोप लगाया है गलत कार्य करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो इस मामले में अभी क्या अपडेट है और प्रशासन की तौर से क्या कार्रवाई की गई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है ये बरेला थाने का है। वहाँ जो एंजल नाम की लड़की है वो उसके अपने मामा जी के साथ और माँ के साथ रह रही थी, लेकिन अभी तक लगातार जब से उसके साथ शोषण हो रहा है, उसने बताया कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। कुछ माँ ने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शोषण करवाया
और उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस थाने संबंधित बरेला थाने में कंप्लेन भी कराई, लेकिन उनकी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है। अब वो किस राजनीतिक पहलू में कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, पैसे के कहने किसी चीज है उस कारण कंप्लेन नहीं लिख रही, तो इससे परेशान होकर वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई है। अब पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया है पूरा मामला, और वहीं ये लड़की से सेंसिटिव मामला है, तो ये देखा जाता है कि भाई पुलिस उसको सरगर्मी से देखती है। तो अब ये आवेदन के बाद देखेंगे कि क्या पुलिस अब उस बिटिया को न्याय दिलाएगी कि नहीं, ये तो देखने योग्य बात है। मैडम वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात कर रहे हैं जबलपुर की, जहां एक नाबालिग बच्ची ने अपनी मां और मामा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। शारीरिक शोषण करवाने का आरोप लगाया गया है नाबालिग बच्ची के द्वारा। अब बात करेंगे पुलिस भर्ती प्रक्रियारत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं की अहर्ता और मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। केवल शासन स्तर से अहर्ता मानकों में बदलाव किया जा सकता है। बता दें कि न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला रवि शुक्ला की याचिका पर सुनाया है। अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। अपर महाधिवक्ता ने बताया है इस मामले में कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती विज्ञापन में अहर्ता डिप्लोमा मांगा गया था, जबकि इससे पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन करने के लिए कह दिया था। लखनऊ यूपी पुलिस भर्ती से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और हमारा जो ये हेड ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी जनवरी 2022 में, और उसका हमारी बहुत जद्दोजहद के बाद 2 साल बाद भर्ती बोर्ड ने पेपर लिया जनवरी 2024 में, और उससे बाद में आज 1 साल होने को है, 1 साल हो गया ही है, बल्कि जनवरी आ गई है और अब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। हम ये मांग करने आए हैं कि हमारा रिजल्ट दो। और इसमें सबसे बड़ा डिस्प्यूट हुआ है कि अदर डिग्री, मतलब एक पॉलिटेक्निक इसमें वैलिड एलिजिबिलिटी थी, पर अदर डिग्रियों ने भी इसमें फॉर्म भर दिया और उन्होंने फिर इसमें केस फाइल कर दिया। उसी केस से ये हमारी भर्ती फंसी हुई है। हम लोग 1 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, 10 लोगों का डेलीगेशन जाता है डीजीएसएस मिलने, हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन लिखित आश्वासन कभी नहीं मिला। हम लोगों का मेन उद्देश्य था इस बार कि लिखित आश्वासन हम लोगों को मिल जाए कि ये भर्ती कब तक पूर्ण होगी, इसकी कोई एक तिथि दे दी जाए। हम लोगों की जो इस समय प्रॉब्लम है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेके है कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, डिग्री और डिप्लोमा की। डीवी का जो एक प्रोसेस होता है वो रिजल्ट के बाद होता है। तो अभी भी लीगल राइट्स भर्ती बोर्ड के पास भी हैं भी, लेकिन अभी भी रिजल्ट फंसाया गया है। और एक हियरिंग का हम लोगों को अभी और मतलब प्रस्ताव दिया गया है डीजी सर के द्वारा। उन्होंने कहा कि एक हियरिंग पे आप लोग देख लीजिए। डबल एजी के द्वारा हम लोगों की जो है नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उस पर सुनवाई के लिए उन्होंने कोई नोटिस जारी किया हुआ है। आप लोग आए हैं? ये हम लोग आए हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट रुका हुआ था, तो उसके लिए हमेशा कोर्ट केस के उसमें टालते रहते हैं वो कि अभी डेट नहीं लगती है, तो इसलिए आए थे कुछ तो सोल्यूशन दीजिए। तो उन्होंने अंदर गए थे 25 लोग, उन्होंने बात करी है, तो उसका सोल्यूशन दे रहे हैं कि अब जो डेट लगेगी तो उसमें ये लोग अपने एजी को भेजेंगे। अभी तक मतलब वो कुछ सीरियस ले ही नहीं रहे थे, तो इस बार अब वो भेजेंगे तो फिर वहाँ पे जो डिसीजन होगा, और अगर वो नहीं तो फिर वो अपने दूसरे तरीके से 6 गुना रिजल्ट निकाल के फिर उसको सोल्यूशन देंगे। गलती किसकी है? आप लोगों की गलती इन लोग की भी है, और उनकी भी अब पता नहीं वो ये सीरियस नहीं लिए अपने काम को, मतलब उन्होंने अपना वकील नहीं भेज रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो इसीलिए वो आगे डेट बढ़ती गई बस। देखो भर्ती को आए हुए 3 साल हो गए एग्जैक्ट, लगभग 6-7 जनवरी 2022 को आई थी वैकेंसी, और आज कम्प्लीटली 3 साल हो गए। इसका 2 साल बाद एग्जैक्टली एग्ज़ाम भी हुआ था, और उसके 1 महीने बाद आंसर की आई थी, और लगभग 11 महीने हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया इसका। तो हम लोग मांग करने आए थे रिजल्ट की, साथ ही इसके साथ 2 वैकेंसीज और आई थी, यानी 3 नोटिफिकेशंस एक साथ आए थे, वर्कशॉप स्टाफ, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर। तो वर्कशॉप स्टाफ और असिस्टेंट ऑपरेटर का रिजल्ट आ चुका है, और उसकी एक्चुअली कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई थी, आप लोगों को पता भी होगा, सुना भी होगा अदर सोर्सेज के थ्रू। और अभी हम मांग करने आए हेड ऑपरेटर के रिजल्ट के बारे में।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जैसा कि अभी मामला जो सामने आ रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और अभ्यर्थी जिसकी वजह से वो परेशान है। 2022 में ये परीक्षा हुई थी और अभी तक रिजल्ट का कहीं कोई अता पता नहीं है। शिवा शर्मा, देखिए, साल 2022 में पुलिस के रेडियो ऑपरेटर पद में जो भर्तियां निकाली गई थी उनकी संख्या 936 थी और तकरीबन 40,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में लिखित परीक्षा को अंजाम दिया था और सभी लोग परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन ये कहा जाए कि भर्ती बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही रही थी कि जो अभ्यर्थियों की जो मानक थे उस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए वो पहले वक्त में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए थे, लेकिन तत्कालीन भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को आवेदन करने के लिए योग्य माना था और तब जाकर के ये पूरा मामला फंसा कि 2022 में परीक्षा हुई और परीक्षा होने के बाद 2024 की जनवरी में उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद मार्च में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया यूपी पुलिस पे रेडियो ऑपरेटर की हाईकोर्ट चली गई और अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है और भर्ती बोर्ड इस पूरे मामले को बहुत ही संज्ञान ले और इसमें नई तरीके से इसमें भर्ती जारी करे, क्योंकि तत्कालीन अधिकारियों की और वर्तमान अधिकारियों की कुछ गलतियां रही थी जिससे भविष्य जो बच्चों का था, जो अभ्यर्थियों का था, वो पूरी तरीके से खराब हो गया और अब इसका लिहाजा उनको दंड भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट के आदेश के बाद रद्द कर दिया गया है और अब जरूर देखा जाएगा कि जो बच्चे परेशान थे, जो अभ्यर्थी परेशान थे, जो कुछ दिन पहले लखनऊ के भर्ती बोर्ड ऑफिस आए थे और उन्होंने इस बात का आरोप लगाया था कि जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो बीटेक और बीसीए करे लोग हैं, वो इस भर्ती प्रक्रिया में आ गए थे और अपना एग्जाम दिए थे और उनकी वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट में चली गई। तो काफी कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों के साल का नुकसान हुआ है, लोगों का पैसे का नुकसान हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार इस भर्ती प्रक्रिया पूरा होने के बाद एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी हुई है और जरूर सरकार इस पर संज्ञान लेकर अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेगी कि किसकी आखिरकार जी बिल्कुल 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 शिवा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद बात करेंगे हेलमेट जरूरी तय नहीं हो पाएगी दूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर, बात कर रहे हैं हेलमेट जरूरी तय नहीं हो पाएगी दूरी। उत्तर प्रदेश के पंपों पर बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। आदेश न मानने पर पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं सरकारी कार्यालयों में भी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आप बिना हेलमेट पहने अब पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो आपको बैरंग लौटना पड़ सकता है। इस बाबत सभी पेट्रोल पंप प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को निगरानी करने को कहा गया है। वहीं अगर कोई 2 पहिया सवार बिना हेलमेट पेट्रोल लेने के लिए कर्मचारी को बाध्य करता है तो पंप प्रबंधक को अधिकार होगा कि वह थाना पुलिस को सूचना देकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कराए। अब बात करेंगे आधार कार्ड का सवाल, लूट पर बवाल। अलीगढ़ के अकराबाद डाकखाने में आधार कार्ड के नाम पर लूट का मामला सामने आ रहा है। आरोप है कि डाकखाने में आधार कार्ड के नाम पर लूट हो रही है। बताया जा रहा है कि डाकघर में 250 रुपए में अर्जेंट आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि लोग पिछले 2 महीने से डाकघर के चक्कर काट रहे हैं। दलाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो डबल बिल देता उन्हें घाटा है इसलिए डबल पैसा लेते हैं। तो डबल पैसा लेते 150 देते हैं, करवाओ तो सही, तुम मिलके करवाओ। यहाँ हम विजयगढ़ में अकराबाद, हाँ जी। क्या मामला है? यहाँ पे सारा रिश्वत से काम हो रहा है। क्या मामला है? यहाँ 250 रुपए देंगे तो तुरंत हैंड टू हैंड काम होगा। तो हमने करवाया नहीं, ये बोल रहे थे टोकन बटेगा। टोकन इन्होंने पहले ही ऑलरेडी बांट चुके हैं। बोले 40 टोकन बांट दिए, 40 टोकन में 10 टोकन भी नहीं बटाया इधर। अभी बोल रहे हैं कि आप 250 रुपए दो, मैं हैंड टू हैंड काम करके देता हूँ आपको। इन्होंने ये बतलाया। यहाँ पे राशन के लिए आ रहे हैं, पर्ची नहीं मिल रही 2 महीने से। अंगूठा अपडेट करवाने के लिए आ रहे हैं आधार कार्ड पे।
क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या, 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या आपको पैसे की मांग की गई है? हाँ, कितने रुपए मांगे? 250 रुपए दो, तुरंत काम होगा। घाटा पड़ गया है हमें, घाटा पड़ गया? पता नहीं। अब बात करेंगे महाकुंभ सुरक्षा अमित। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने महाकुंभ के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम करते हुए प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 मार्गों के लिए अभेद्य व्यू रचना की है। इन्हीं में 7 मार्गों के जरिए सीमावर्ती 8 जिलों से होते हुए प्रयागराज पहुंचने वाले सभी वाहनों और व्यक्तियों को कड़ी जांच के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। चेकिंग और फिक्सिंग किए जाने के लिए कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं, जिनमें कुल 1026 पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 5 वज्र वाहन, 10 ड्रोन एवं 4 एंटी सबोटाज टीम द्वारा 24 घंटे इन मार्गों की निगरानी की जा रही है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।